नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने गुजरात में बेरोजगारी की स्थिति पर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने अपने बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैला दिया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी राहुल गांधी पर कार्रवाई पर ईडी के खिलाफ खोला मोर्चा। 13 जून को विरोध प्रदर्शन का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर हमलावर हुए पायलट, बोले 8 साल पूरे होने का जश्न मनाने के बजाय करें आत्मचिंतन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, लापरवाही के कारण मचा हाहाकार। पूरा मामला आपको बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हावड़ा जाते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गिरफ्तार। भाजपा एमएलए अग्निमित्रा पॉल बोली यहां आर्मी लगा दी जाए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने अपने बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैलाया। राहुल गांधी ने गुजरात में बेरोजगारी की स्थिति पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में बेरोजगारी की स्थिति से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैला दिया है। उन्होंने जिस अखबार का हवाला दिया उसमें कहा गया कि गुजरात में 3400 पदों के लिए 17 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि पद ग्राम पंचायत सचिव, रिक्त पदों की संख्या 3400, वेतन 19,950 रुपये प्रति महीना, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10, स्थान गुजरात। 3400 पदों के लिए 17 लाख युवाओं का आवेदन, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर और इंजीनियर तक लाइन में लग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अपने गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसी बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैला दिया है। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के दावे का क्या हुआ। मोदी सरकार अब इस विषय पर बात क्यों नहीं करती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने सोनिया गांधी राहुल गांधी पर कार्रवाई पर ईडी के खिलाफ खोला मोर्चा। 13 जून को विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है और राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ केंद्र सरकार के उत्पीड़नात्मक रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने 13 जून को देश भर में ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार पर हमलावर हुए पायलट, बोले 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के बजाय करे आत्मचिंतन। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि उसे कार्यकाल के 8 साल पूरे होने का जश्न मनाने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि देश में नौजवान से लेकर किसान तक हर तबका परेशान है। और इसके साथ ही पायलट ने विश्वास जताया कि अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। पायलट शनिवार को दौसा जिले में थे और उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री व अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर भड़ाना में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को 8 साल का जश्न मनाने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। वो लोगों का ध्रुवीकरण कर वोट तो ले सकते हैं, लेकिन नौजवान, किसान, हर वर्ग, हर व्यक्ति परेशान है। इसे लेकर उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चाहती है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई, किसानों की समस्याओं पर चर्चा न हो, केवल धर्म व मंदिर मस्जिद पर बात हो। पायलट ने कहा कि जनता समझदार है और समय आने पर सही निर्णय लेगी। भाजपा के कुछ नेताओं की टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद पर पायलट ने कहा कि जो लोग समाज में जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आने वाले समय में उदाहरण बने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गोरखपुर से आ रही है। सीएम योगी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, लापरवाही के कारण मचा हाहाकार। पूरा मामला क्या है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखी गई है, जिसके चलते योगी जी ने सुरक्षा कर रहे 8 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला योगी के एयरपोर्ट जाते वक्त उनकी सुरक्षा में कमी के कारण उनकी फ्लीट में अचानक वाहन घुस आए, जिसके चलते तुरंत अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि जैसे ही अधिकारियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने
तुरंत मोर्चा संभाल लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस चूक के कारण तुरंत योगी जी ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता को संबोधित करने के लिए गोरखपुर आने वाले थे। ये कार्यक्रम बीजेपी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हावड़ा जाते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गिरफ्तार। भाजपा एमएलए अग्निमित्रा पाल बोली, यह आर्मी लगा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो हावड़ा स्थित प्रदर्शन स्थल की तरफ जा रहे थे। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान के बाद उपजे विवाद के चलते यहाँ पर विभिन्न इलाकों में धारा 144 लगी हुई है और वहीं इस मुद्दे को लेकर यहाँ भाजपा और मुख्यमंत्री ममता के बीच सियासी रार ठन गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे भाजपा का गुनाह बताया, तो दूसरी तरफ भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को फ्लॉप बता दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रांची हिंसा मामले में सीएम सोरेन ने दिए जांच के आदेश। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही ये बात। जी दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची में हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की है और इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि कुछ अवसरवादी ताकतों ने राज्य की राजधानी रांची में संगठित तरीके से शांति भंग करने की साजिश रची है। स्वास्थ्य मंत्री गुप्ता के अधिकारी की ओर जारी बयान में कहा गया कि आज के शांति प्रिय लोग उन्हें नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस शांति बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि पलामू, चतरा और पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन रांची में हुई हिंसा के बाद से अलर्ट पर है। रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई और कम से कम 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि नागरिक और पुलिस अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतों के साथ साथ असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2022 में 22 से बनेगी बात। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा प्लान, सोनिया गांधी से भी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की राष्ट्रीय फलक पर छाने की बेचैनी एक बार फिर से सामने आई है। इस बार उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने के लिए 15 जून को दिल्ली में बैठक बुलाने की बात कही है। बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने शनिवार को करीब 22 विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र भी लिखा है। बता दें कि साल 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद से ही लगातार ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने की कवायद में लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या साल 2022 में 22 विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात से उनकी बात बनती है या फिर नहीं। टीएमसी सुप्रीमो के कथित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ केरल के सीएम और वाम नेता पिनराई विजयन, ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत 22 नेताओं को चिट्ठी भी लिखी गई है और कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी ने तेलंगाना में अपने समकक्षों के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, झारखंड में हेमंत सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी संपर्क किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा सांसद बनते ही भोलेनाथ के दरबार पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला, लोगों ने दी बधाई। जी दोस्तों, राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के प्राचीन 11 रुद्र मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने उन्हें बधाई दी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में आमजन के बीच भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि जिस मंदिर में आज मैं पूजा अर्चना करने आया हूं, वहां 8 साल के राज में मंदिर के सामने की मुख्य सड़क तक नहीं बना पाए। भाजपाई लोगों को ये समझने की जरूरत है कि शहर लूटने का शहर नहीं, ये भोलेनाथ और कृष्ण भगवान की धरती है। और इसके साथ कांग्रेस के राज में जब मेरे हाथ में बागडोर होती थी तो बदमाश यहाँ पर आने से डरता था। जब से भाजपा जजपा की सरकार आई है, चोर डाकू लुटेरे बेखौफ बिना डर के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सरेआम फिरौती मांगी जा रही है। कानून व्यवस्था का दिवाला भाजपा जजपा सरकार में निकला है। सुरजेवाला ने नगर परिषद चेयरपर्सन प्रत्याशी आदर्श तेजा के पक्ष में वोट करने की अपील की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली
केंद्रीय मंत्री समेत 23 बीजेपी नेताओं का कोर्ट में सरेंडर, गवाही के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर रेल का चक्का जाम करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को सब जज 1 पश्चिमी सह विशेष MP MLA कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा की अदालत में प्रीवियस जमानत के लिए आवेदन देकर सरेंडर किया। न्यायालय ने सभी को प्रीवियस बेल देते हुए आरोप का सारांश सुनाते हुए आरोप गठित करते हुए मामले में गवाही के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की है। जिन लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार से अपील, भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महज पार्टी से निकाल देना काफी नहीं, कड़ी कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। सरकार को भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए ताकि आहत भावनाओं का सम्मान हो सके। यहाँ किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने का कोई भी प्रयास निंदनीय है और उसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान और समन्वय से ही समाज में शांति रह सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि दुर्भाग्य से देश में पिछले कुछ समय से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध आचरण होता दिखाई दे रहा है। समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और इससे परस्पर वैमनस्य और असुरक्षा की भावना को बढ़त मिली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए आदर्श राजधर्म का पालन करना चाहिए। समाज के हर वर्ग और संप्रदाय के मान सम्मान की रक्षा भाजपा सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। जनता से समाजवादी पार्टी की अपील है कि वो सब्र से काम लें और शांति का वातावरण बनाने में सहयोग करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, शराब पीते मिले तो छोड़े नहीं, सीएम नीतीश का आदेश। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस के आला अधिकारियों को 2 टूक कहा है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये सुनिश्चित करें कि सभी थानों में लैंडलाइन फोन चालू रहे, साथ ही रात्रि गश्ती और पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इसको सुदृढ़ करने के लिए वरीय अधिकारी गश्ती का औचक निरीक्षण करें और साथ ही सीएम नीतीश ने शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ये भी दिशा निर्देश दिए कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे समय से पूर्ण करें जिससे दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60% से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती है। भूमि सर्वे और सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराध में कमी आए। जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार SDO और SDPO तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी व थाना अध्यक्ष की नियमित रूप से होने वाली बैठक में समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए कार्य करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रोफेट मोहम्मद की टिप्पणी पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से नाराजगी है तो दिल्ली में जाकर करो प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको विरोध करना है तो वहां करें जहां बीजेपी की सरकार है या फिर विरोध दिल्ली में जाकर करें। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा, कुछ जगहों पर सुबह से ही सड़कों को जाम किया जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आम लोगों की ओर से आपसे ये अनुरोध करती हूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन खत्म करके नई दिल्ली जाएं और वहाँ विरोध करें और गुजरात और उत्तर प्रदेश जाएं जहाँ भाजपा की सरकार है। आगे ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में किसी ने ऐसा कुछ किया होता तो हम उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेते। अगर किसी को विरोध करना है तो पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को
प्रतिनियुक्ति सौंपे और हम भी कानून के मुताबिक काम करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि फिर डराने लगा है कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 8,329 नए मामले, एक दिन में 10% ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 8,329 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 मौतें दर्ज की गई हैं। एक दिन पहले के मुकाबले नए केसों की संख्या 9.8% ज़्यादा है और इसके साथ ही कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 40,370 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 4,216 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.41% है। भारत में कुल केस लोड 4,32,13,435 है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामले में 4,103 की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी महाराष्ट्र में देखी गई है और यहाँ सक्रिय केसों में 1758 का इजाफा हुआ है और दूसरे नंबर पर केरल है, जहाँ 1109 एक्टिव केस बढ़े हैं और इसके बाद कर्नाटक में 297 और दिल्ली में 234 के अलावा बाकी राज्यों में आंकड़ा दहाई के अंकों में है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामपुर लोकसभा उपचुनाव, आजम खान ने कसा तंज, बोले विधानसभा में भाजपा के वजीरों और एमएलए के सिर नहीं उठे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को जीतने का आह्वान किया और इसी के साथ इस मौके पर आजम खान ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं विधानसभा एक दिन के लिए गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वजीरों विधायकों से सिर नहीं उठाए गए। मुझे मालूम था कि मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे, हमारे ऊपर बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था और बची हुई जान भी निकाल ली जाती। आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क हैरत में है और हैरान ज़दा है कि यूपी में सपा की सरकार क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा हिसाब किताब फेल। जीतने वालों को अपनी जीत का भरोसा नहीं, हारने वालों को अपनी हार का यकीन नहीं। ये ऊपर वाला जानता है और हमें उसके फैसले के सामने सिर झुका देना है, लेकिन यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला करने वाली है। आजम खान ने कहा कि मेरा हक कितना आप पर बनता है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ सोचता रहूँगा बल्कि लड़ता रहूँगा। सपा नेता ने कहा कि हमारा दामन तो लोगों ने दागदार कर दिया है, जिसका जो जी चाहता है हम पर इल्ज़ाम लगाता है। हम बकरी चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, चोर नहीं डकैत हैं। हम पर चोरी की नहीं डकैती की दफ़ाएं हैं और हमारे बीवी और बेटे ने शराब की दुकान लूटी है। ये सारे इल्ज़ाम हम पर लगाए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कहा अपराधी और सत्ता का गठजोड़ है इसका जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश की कानून और शासन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहीं छतरपुर में 4 साल की मृत बच्ची के लिए शव वाहन न मिलने पर परिजनों को कंधे पर शव लेकर जाना पड़ता है। खरगोन में एम्बुलेंस न मिलने से गर्भवती महिलाओं को 3 किलोमीटर चारपाई पर रखकर पैदल ले जाना पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बैरसिया में 12 साल की बच्ची का अमानवीय तरीके से अपहरण किया जाता है और बेरहमी से यातनाएं दी जाती हैं। ये कभी कभार घटने वाली इक्का दुक्का घटनाएं नहीं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में आम बात हो चुकी है। तो दोस्तों, बढ़ते अपराध को लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा को मध्य प्रदेश में घेरना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से जुड़ी आ रही है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद एक्शन में गहलोत सरकार और बुलाई कैबिनेट बैठक। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक बुला ली है और सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसके आधे घंटे बाद यानी 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। राज्यसभा चुनाव के ठीक एक दिन बाद ही होने वाली ये बैठक चर्चा में है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले नाराज चल रहे विधायकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। जानकारों की माने तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में विधायकों की प्रमुख समस्याओं पर विमर्श केंद्रित होगा।
कैबिनेट में कुछ विशेष प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें 6 विभागों के 1 दर्जन से ज़्यादा एजेंडे पर विचार होगा। बैठक में मानसून को लेकर भी चर्चा होगी। मौसम विभाग ने इस बार तेज बारिश की आशंका जताई है और इस बीच जिन जिलों में औसत से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है वहां की आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी होंगे। दोस्तों रुक करते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ और सहारनपुर में नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ने जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे हैं जिसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तस्वीरें लगी हुई हैं। और इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर घर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बात का पहले ही अंदाजा था कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ हो सकता है, हालांकि इतने बड़े प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी जिसे लेकर लगातार बवाल का दौर जारी है। कानपुर में बीते सप्ताह शुक्रवार को इस मसले पर हिंसा तक भड़क गई थी जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से काशी तक बेहद सख्ती बरती जा रही है। जुमे के मौके पर आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो वहीं जमीन पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी प्रदर्शन की खबर नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इतने बड़े विरोध प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस की तैयारी और उसके इनपुट को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।